नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर। और आप जुड़ रहे हैं मुझसे एक बार फिर से। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए जो राष्ट्रपति टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन जरूरी लेके आऊँगा। और आज उन्हीं क्वेश्चंस को कराने के लिए मैंने एक छोटा सा PDF तैयार किया है और उसमें लगभग आपको 50 से 55 या 60 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों इस PDF में। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रपति टॉपिक से मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। और एज सुन एज पॉसिबल मैं दूसरी PDF भी इसकी अपलोड करूंगा जिसमें और 60 क्वेश्चंस होंगे। मैं लगभग इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं 100, 200, 300 सारे कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए आप 60 क्वेश्चन पे अप्लाई करिए और देखिए, अपने आप को जज करिए कि आपने जितना पढ़ा है राष्ट्रपति टॉपिक से उसमें से आप कितना दे पाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन का टाइप कुछ इस प्रकार से है कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको आंसर देखने को मिलेगा कि आप राष्ट्रपति टिक कर रहे होंगे, बट इसमें चीज समझने की ये है कि आपको क्वेश्चंस के टाइप किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज जानने को आपको इस क्लास में जरूर मिलने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और डिस्कस करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति टॉपिक से बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रेप एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानदार शानदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा देखिए बहुत शानदार आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू किया था आपसे तो मैंने वहां पे अमेरिका की संसद और सीनेट की भी चर्चा की थी और ब्रिटेन की भी चर्चा की थी। ठीक है, फ्रांस और श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसी कोई चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी। आपको अगर वीडियो की शुरुआत में याद हो, जब आप राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी के सब्जेक्ट में जाके, जो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए आप जो है पॉलिटी बाई प्रेम सर वाली प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आप पॉलिटी की जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति से करना है। माफ कीजिएगा, इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात हम अगर करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट जो है, ब्रिटेन के सम्राट से करना सबसे ज्यादा उचित होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको सबसे अच्छी बात यही पता होगी कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। तो राष्ट्रपति पहला आपका आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। आप अगर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री की हम लोग बात करें तो बहुत अच्छे से आपको अगर पता होगा कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। विरोधी दल का नेता का कोई महत्व नहीं है, भारत सरकार का मुख्य सचिव इसका भी कोई महत्व नहीं है कार्यपालिका में। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन के टाइप पता चलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर आपको सबका सेम जैसा लग जाएगा कभी कभी कि यार सर कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं कि सारे में आंसर तो एक ही जैसा ही है, लेकिन ऑप्शंस तो इधर उधर कर दिया है, सारे ऑप्शंस एक ही सही हैं। बट इसमें आप क्वेश्चन का टाइप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो क्वेश्चन 3 में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है किसमें पूछा है, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो अभी मैंने बताया कार्यपालिका की, जब मैंने बताया कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति बताया, तो कार्यपालिका की शक्ति भी किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में ही होगी। सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का राष्ट्रपति है क्या है। भारत का राष्ट्रपति क्या वो राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। अगर इसमें एक ऑप्शन और जोड़ा जाए, राज्य का प्रधान है, तो यहां पर आपको वो चौथा ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, यहां पर वो ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन डी यहां पर जो अगर होगा तो ऑप्शन डी, अगर यहां पर केवल सरकार की जगह पर अगर केवल राज्य होगा, केवल स्टेट हो जाएगा, तो ये आप यहां पर क्या बी ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप यहां पर डी, क्योंकि थोड़ा बहुत एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है तो दैट्स वाई ये चीजें छूट जाती हैं, तो आप उसको टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लास 5 का भी बच्चा बचाएगा। और आप तो कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी और एसएससी की तैयारी, तो आपको ये सवाल का जवाब तो जरूर ही पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है।
मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल सी बात बताई थी जब मैं आपको आर्टिकल कौन सा पढ़ा रहा था। आपको याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पर कि मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ा रहा था। जब मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति क्या है, देश की तीनों सेनाओं का क्या होगा, प्रमुख होगा। आर्टिकल आप 53 जब देखेंगे, आर्टिकल 53 कौन सा, आर्टिकल 53 जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 53 मैंने आपको डिस्कस किया था, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च से क्या होता है, सेनापति होगा। तो वही सवाल यहां पर पूछा है थोड़ा सा घुमा के कि सुप्रीम कमांडर कौन होगा। तो जब भी सुप्रीम कमांडर की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। देखिए ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अब देखिए यहां पर वो क्वेश्चन आ गया है जो अभी पीछे छूट गया था। देखिए भारत का वास्तविक शासक होगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होगा, बहुमत दल का नेता होगा। अब आप मुझे चारों ऑप्शंस पे एक एक करके मैं चर्चा करूं अगर आपके साथ में, तो आपको पहली चीज पता है कि भारत का वास्तविक शासक, ये ऑप्शन आप देख लेंगे। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि भारत का वास्तविक शासक कौन होता है, पीएम होता है आपका। पहली बात तो यही हो गई आपकी। दूसरी बात, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तो ये होता है आपका प्रेसिडेंट, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तीसरी चीज देखें, राज्य और सरकार का अध्यक्ष। अब सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है आपका। ये बात बहुत, बहुमत दल का नेता भी कौन होता है आपका, पीएम होता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। पूछ रहा कितने वर्ष आयु पूर्ण हो कि जो है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लायक हो जाएगा, कि अगर आपकी कितने वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए तो आप भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो आपको आर्टिकल 52 में मैंने बताया था, कौन से आर्टिकल 52 में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे जो अहम बात है। दूसरी बात, न्यूनतम आयु की बात की थी मैंने, अधिकतम आयु की वहां पर बात नहीं की थी। तो न्यूनतम आयु मैंने आपको कितनी बताई थी कि 35 ईयर अगर न्यूनतम आयु है तो वो व्यक्ति क्या, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लायक है। और तीसरी चीज मैंने एक क्या बताई थी, उसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। भले ही वो लोकसभा का सदस्य ना हो लेकिन सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको आर्टिकल 52 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, एक बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार निर्वाचित हो सकता है या 3 बार निर्वाचित हो सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई भी सीमा नहीं, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग सीधे सीधे दे देंगे कि कोई सीमा नहीं है, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों ये तो हो गई कि कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कोई सीमा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपको सही से एकदम साफ पढ़ने में आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए निर्वाचन की विधि पूछी है, तो मैंने बताया था आपका जब भी एमपीज का चुनाव होगा, एमएलएज के चुनाव होंगे तो वो किस प्रकार से तो होते थे, प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता था। किस प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जब भी हम राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति को आखिर चुन कौन रहा था। तो आपको यह बात यहां पर समझनी है कि जिन सदस्यों को हमने चुना है, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, वही सदस्य या प्रतिनिधि जाकर राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे होते थे। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से, इनडायरेक्टली हो रहा था। कैसे, इनडायरेक्टली। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से। आंसर आपका बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको एक बताई थी कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद होगा तो ना ही उसका निपटारा संसदीय समितियां करेंगी, ना ही लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ना ही निर्वाचन आयोग करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 11वें में आंसर आपका सही हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है।
राज्य के राज्यपाल के शासन से, राष्ट्रपति के शासन से, प्रधानमंत्री के, अन्यथा मुख्य न्यायाधीश के। तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगता है, उसकी प्रक्रिया की मैंने आपको पूरी विधि बताई थी कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है और इस बात की रिपोर्ट राज्यपाल जब राष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस राज्य में क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक, और राष्ट्रीय आपातकाल की भी बात अगर हम लोग करें तो राष्ट्रीय आपातकाल भी कौन लगाता है, राष्ट्रपति ही लगाता है। अगला सवाल पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। यहां पर यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति की बात हो रही है। अभी मैंने जल्दी में जब एक टॉपिक पढ़ाया था आपको भारतीय संसद, तो संसद में मैंने बताया था, तो एक तो देखिए पार्लियामेंट है आपकी, पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक तो आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। तो लोकसभा में कौन होता था, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट होता था, और राज्यसभा में कौन होता था, सभापति होता था। कौन, सभापति होता था। तो प्रेसिडेंट कहां से नियुक्त होता था, प्रेसिडेंट जो सदस्य हैं, एमपीज हैं जो, उन्हीं में से जो वरिष्ठतम सदस्य होता था वही आपका क्या, लोकसभा का अध्यक्ष होता था। और सभापति के बारे में जब मैंने बात की थी तो सभापति मैंने किसको बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर भी आंसर आपका क्या, आंसर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। देखिए यहां पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि जब पीडीएफ आपको दूं, जब प्रेप एकेडमी के आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाएं तो वहां पे आपको करेक्ट होके मिले। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, सिर्फ लोकसभा के सदस्य नहीं। ठीक, यहां पे मैं इसको रॉन्ग कट रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत है। फिर राज्यसभा के सदस्य, ये भी नहीं। विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, तो यहां पर ये वर्ड ज्यादा लिख गया है। तो यहां पर क्या, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो हैं क्या, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। आपका 15 का कौन सा, सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है या किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो मैंने आपको कई बार ये चीज डिस्कस की, जब वीडियो में पढ़ाया आपको कि जिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो भी होगी वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। और ये बात मैंने आपको आर्टिकल 75 में बताई थी। किसमें, आर्टिकल 75 में बताई थी ये बात कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। माफ कीजिएगा, ये साइन इधर होगा, लोकसभा के प्रति में किसके, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। और इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया है, आपका अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब बहुत सिंपल सी बात यहां पर यह समझने वाली है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक आखिर होती कब है। तो जब भी देखिए वित्तीय बहस पर कोई भी विरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि यह संयुक्त बैठक कहां होती है, संसद में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो कहा संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो जब आप देखिए यहाँ पर एक एक आर्टिकल हम लोग सारे पढ़ते हैं। आर्टिकल जब हम 124 पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 किसके बारे में बात करता है, तो अभी मैंने एक आपको बहुत ही जल्दी में एक टॉपिक शुरू कराया है। आप अगर उस टॉपिक का नाम ना भूले हो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 124 में जब भी हम बात कर रहे थे तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल 356 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 356 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 356 की अगर आप लोग हमको बात बताएं, आर्टिकल 356 मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करें,
बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में डालें अगर आपको पता है कि 356 में मैंने आपको क्या बताया था। 356 के तहत मैंने आपको कौन सी चीज बताई थी। फिर 352 में मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया था, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अब 356 क्या करता है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, प्रेसिडेंशियल जो पावर्स जो अप्लाई हो जाती हैं किसी राज्य में, वो होता है 356। तो 368 अनुच्छेद यहां पर आपका एक बचा। एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो 124 में आप सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, दूसरा अनुच्छेद 356 में जब आप राष्ट्रपति शासन देखेंगे किसी राज्य में, और 352 की अगर हम बात करें तो 352 में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर 356 क्या, संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाएगा तब क्या लगेगा, प्रेसिडेंशियल पावर। अब 368 की अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 368 जो है आपका, वो बात करता है किसकी, आपके किसकी बात करता है, संविधान संशोधन की। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, मतलब कौन, यहां पर थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रपति ही जो है इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा। देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो आप ये बात मुझे बताइए, मैं चाय की चुस्की लेते हुए आपको पढ़ाता जाऊं और आप मुझे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देते जाइए जब भी आप इस वीडियो को देखिए। तो पहली बात तो 2 सदस्य तो कहां नियुक्त करता है, लोकसभा में, ठीक, और 12 सदस्य कहां नियुक्त करता है, राज्यसभा में। यह बात मैंने आपको बताई थी। तो राज्यसभा, लोकसभा की बात जब कर रहा है तो कितने, लोकसभा में कितने, 2 ही सदस्य तो नियुक्त करता है। जो 543 सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, 543 सदस्य कौन होते हैं, वो तो निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते थे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो एंग्लो इंडियन होते थे, और 2020 को वो खत्म हो गया मैटर होते। अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन इस टाइम नहीं है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। तो लोकसभा में कितने, 2 जो है सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ठीक। तो ये सवाल हो गया, क्योंकि पुराने सवालों को छोड़ना नहीं, उनको साथ में लेकर चलना है दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि सफलता ही हमारा लक्ष्य है और सफलता को दिलाने के लिए आपको हर चीज़, हर सवाल आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान सख्त से सख्त अर्थदंड अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। तो चेंज ऑफ नेचर ये राष्ट्रपति की पावर होती है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। तो चेंज ऑफ नेचर यानी कि सजा की प्रकृति बदल दें अगर राष्ट्रपति, तो इसमें आंसर कौन सा, डी सही हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अनुच्छेद 72 यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, ये चीज़ें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते करिएगा जब भी ये क्वेश्चन करिए। अनुच्छेद 72 देखिए, दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में ये अनुच्छेद जिक्र करता है और कहता है कि किसी भी मुजरिम या किसी भी विक्टिम के खिलाफ उसकी सजा को या तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं या सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत ये क्वेश्चन बन सकता था। सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो सत्र जब भी कोई होगा, सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति जारी करेगा। तो यहां पर भी आंसर आपका कौन सा, 22वें में भी आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, संघ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आंसर आपका इसमें भी आपका बी सही हो जाएगा। ओ माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के। देखिए यहां पर ये एडिटिंग का प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति यहां पर आंसर होगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति आंसर है, यहां पर आप लोग राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है राष्ट्रपति के, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कौन होता है।
लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और कौन होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, तो पहली बात, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो यहां पर क्या, यहां पर देखिए, अब यहां पर विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, लेकिन उनका क्या यहां पर ऑप्शन में नहीं जोड़ा। इस तरीके के सवाल को आपको समझना होगा, निर्वाचित सदस्य ही जोड़ा है, ये बात ध्यान रखिए आप। मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, यहां पे अभियोग नहीं, महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। कहां से, लोकसभा से शुरू की जा सकती है, राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, या संसद के किसी सदन से शुरू की जा सकती है, या उच्च न्यायालय शुरू करता है। तो चाहे वो लोकसभा हो और चाहे हो राज्यसभा, ठीक, चाहे हो लोकसभा हो और चाहे हो राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो आंसर आपका यहां पर कौन सा, सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप अपना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अपने विवेक से यहां पर कोई कार्य नहीं लेगा, भारत के न्यायाधीश भी इसमें कोई परामर्श नहीं दे सकते हैं, राज्य सरकार से परामर्श करके भी कोई काम नहीं, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उसके जो संवैधानिक कार्य हैं उसमें भी कोई भी दखल करे। तो अब आपको पता होगा, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के चेले के रूप में काम करता है। जो चेला शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के एक जो है कार्यवाहक के रूप में, यहाँ पर बात कार्यवाहक की भी नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके एक स्टूडेंट की तरह कार्य करता है। तो जो भी स्टूडेंट सलाह देगा उसी के अनुसार क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर भी क्या इस प्रकार के फैसले होते हैं। तो आंसर आपका 26 में डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका। 27 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है, सिर्फ एक बार हुआ है। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था। मतलब सर्वसम्मति से चुनने का यह है कि इनके विरोध में कोई भी अन्य नेता या अन्य कोई भी कंपटीटर नहीं था जो है क्या इनके विरोध में चुनाव लड़ता। तो इनका नाम मैंने आपको बताया था NS रेड्डी, यानी कि क्या, नीलम संजीवन रेड्डी। तो आपको बहुत अच्छे से अगर याद हो, नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और उस चर्चा में मैंने आपको बताया था कि नीलम संजीवन रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति अभी तक चुने गए हैं जिनके विरोध में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था। तो आंसर आपका 27 का कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 28 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 28 की भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन आप अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि हमारी अगर ग्रोथ नहीं होगी चैनल की तो हम अपने मटेरियल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे पाएंगे। आप इस चीज़ को सोचिए। तो प्लीज़ करके वीडियो शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी आपके दोस्तों भाइयों को इस तरह के वीडियो मिल जाएँ और भी ऐसे लेक्चर्स मिल जाएँ, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ डाले जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी देते हैं अपना 100% निकाल कर देते हैं आपको। घंटों मेहनत होती है। अब आप PDF बनाने बैठ जाइए अगर ऐसे 60-70 क्वेश्चन की, तो आपको दिन भर लग जाएगा। तो आप समझिए दिन भर की मेहनत हम आपको आधे घंटे में डिलीवर करके जाते हैं और आप पढ़ लेते हैं। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें और हमें हेल्प टू ग्रो करें। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए अगर वीडियो पे आते हैं नए, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमको उससे आपको रिस्पांस पता चलेगा कि वीडियो अच्छी गई है कि खराब गई है, जिससे हम अपने अंदर और सुधार कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। निर्वाचन से पूर्व योग्यताएं निर्धारित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चाहे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, सेम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप देखने को मिलेंगे आपके, और वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अनुच्छेद 52 ही देखिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी।
चलिए यहाँ पर जब 3 आर्टिकल पूछे गए हैं तो तीनों आर्टिकल के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ये 52, 53, 54 है क्या। तो देखिए आर्टिकल जो 54 है आपका, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो है बताता है, कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार से होगा इस बारे में चर्चा करता है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो वाला बोर्ड लेके आऊँगा जिस पे आप लोग पढ़ने में अभी एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक, अभी मैं जितना मेरे पास रिसोर्सेज हैं उतने से चीज़ें आपको देने की कोशिश करता हूँ। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है उस बात का जिक्र करता है। अनुच्छेद 55 जब हम अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो पुनर्चुनाव के लिए अर्हताओं की बात करता है कौन, राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव की अर्हताओं की बात करता है कौन, अनुच्छेद 57। तो यहाँ पर आपको चारों अनुच्छेदों के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं की बात करता है। ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अनुच्छेद वो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। सवाल देखिए कितना उम्दा पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पूछा है नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो आपको देखिए मैंने आपको आर्टिकल 74 बताया था। आर्टिकल 74 अगर आपको याद हो तो क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल जब आप अभी मैं राज्यपाल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप राज्यपाल के विषय में भी जानेंगे कि राज्यपाल को भी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भारत का होगा उसको भी कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बच जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए सही होने वाला है, जो आपका वही सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखिए बहुत सारे अभी 30 क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस करते जाइए और वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद आंसर दिया करिए, बाद में आंसर देखा करिए। ठीक, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो, सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। यहाँ पर एक मैं चैन बना के दिखाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका ये कि अब अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन होगा, CJI होंगे। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो कोई कौन, हाई कोर्ट का जज होगा, जो सीनियर जज होगा, वो क्या राष्ट्रपति के पद के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है यहाँ पर, तो इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। तो आपका जो है आंसर जो है 30 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने सबने आंसर किया जिनने भी वीडियो देखी। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर अपने हाथ दे रहे होंगे, बाद में वीडियो पे आंसर देख रहे होंगे। आंसर तो आप देख लेंगे यहाँ से, लेकिन आप फिर अपने आप को कितना इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं देखना, खुद को इवेल्युएट करना है कि हमको कितना आता है, तो आप पहले वो करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर सभी सत्र आयोजित और स्थगित होते हैं। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 32वां देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। देखिए इस अयोग्यता संबंधी मामलों का निस्तारण कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। ये आपका आंसर 32 में सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा था नहीं करता है, अब पूछा करता है, तो भारत का महान्यायवादी बिल्कुल करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG इनकी भी नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है। तो मतलब ये तीनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबो। आंसर जो है डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष? बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की ही नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्यों की सर्वसम्मति से चुना जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति, सेना प्रमुख की नियुक्ति, ठीक है ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो होंगे वो ये ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आप ऑप्शंस सुन लीजिए या देख लीजिए। ऑप्शंस जो होंगे आपके, ऑप्शन होंगे ए या डी, ठीक, ए अथवा डी या ओनली ए। तो आप आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? ओनली ए वाला, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? यानी प्रसाद पद पर कौन रहता है राष्ट्रपति के? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पर भी ऑप्शन कुछ उसी प्रकार से होंगे। तो राज्यपाल जो है क्या प्रसाद पर्यंत पद पर भी रहता है, चुनाव आयुक्त भी और न्यायाधीश भी, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आपका ABC सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की PDF में मैं बस इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसकी अगली वीडियो में जरूर ही लेके आऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग कितने 60 क्वेश्चन के दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताया होगा मैंने, अनुच्छेद 74 में ही ये सब चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम दोस्तों इस वीडियो को और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, ये PDF आपको नीचे चैनल के इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम का लिंक, और उस टेलीग्राम के लिंक पर आप टैप करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करिए। टेलीग्राम चैनल पे आप जो है जाइए, प्रेप एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दी हुई लिंक से, और वहां पर आपको ये PDF अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए अपने चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।